Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. तो हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल कर रहे थे और इन सवालों में हमने लगभग 10-12 सवाल अभी तक हमने कर लिए हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 66 ये पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आज और हम इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और सेशन इसी के नाम रहेगा और इसमें हम इन्हीं को ही दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आओ। दो इमारत है, एक 38 मीटर है और एक 58 मीटर ऊंची है। दो इमारत है 38 मीटर और 58 मीटर के शीर्षों के मध्य दूरी 52 मीटर है। इसके जो दोनों शीर्ष है, दोनों इमारतों के जो शीर्ष है उनके बीच की दूरी 52 मीटर है। दोनों इमारतों के मध्य दूरी ज्ञात करिए। दोनों इमारतों के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। सही से चित्र बनाइए, सही से डायग्राम बनाइए। तो एक है 38 मीटर, एक है 58 मीटर। ये समतल ले लो, समतल के ऊपर दो इमारतें ले लो। एक छोटी है क्योंकि 38 मीटर है, एक बड़ी है 58 मीटर। ये दो इमारतें होगी, इमारत एक और इमारत दो। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है कि ये जो दोनों इमारतें हैं, एक 38 मीटर वाली एक 58 मीटर वाली, इनके शीर्षों के मध्य दूरी 52 मीटर है। इनके जो शीर्ष है, पहली इमारत जो छोटी वाली इमारत है उसका शीर्ष ये हो गया, बड़ी वाली इमारत का शीर्ष ये हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 52 मीटर है। ये 52 मीटर है।
52 मीटर, ये दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी होगी। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों इमारतों के मध्य दूरी बताइए। मध्य दूरी ये होगी इमारतों की मध्य दूरी। इमारतों के मध्य दूरी ये निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहां से अगर हम त्रिभुज बनाएं, ये देखो ये ऐसे बन जाएगा। ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा। ये 38 है तो ये 38 हो जाएगा। 58 में से 38 गया, ये 20 हो जाएगा। ये 20। बस अब कर्ण हमारे पास है, लंब हमारे पास है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस पर मैं लगा दूं। पाइथागोरस पर में लगा दो। आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। बावन का वर्ग माइनस 20 का वर्ग। और ये हमारा एक जोड़ा होता है। बीस, 48 और 52 का जोड़ा होता है ना, एक ट्रिपलेट होता है 20, 48 और 52 का। तो उस हिसाब से अगर हम सीधा उत्तर लिखें तो 48 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया 48। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु। एक 220 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, उस पे दो बिंदु है। ठीक है, एक 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण 30 का और 45 का है। 30 और 45 के दो उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी बताइए। चित्र बनाओ पहले। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो डायग्राम ये है कि ये रहा आपका समतल और ये रहा आपका पेड़।
वृक्ष। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जमीन पर 2 पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स के जो कोण बन रहे हैं, एक का बन रहा है 30 और एक का बन रहा है 45। एक का 30 और एक का 45, और वृक्ष हो गया आपका 220 मीटर ऊंचा। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी पूछिए, यानी डी पूछिए। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये एच है, ये अल्फा है, ये बीटा है। एच बराबर होता है डी बटा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। एच है 220, डी निकालना है, अल्फा का मान 30, बीटा का मान 45। 220 इंटू कोट 30 का मान √3, 45 का मान 1, डी बराबर 220 1.732 माइनस 1, डी बराबर 220 गुणा 0.732। 161.04। एक 72 मीटर ऊंचे एक मीनार, एक 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का, एक मीनार है और एक इमारत है। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? एक मीनार है और एक इमारत है। नहीं, पॉइंट पेड़ पर नहीं है, पॉइंट जमीन पर है। समान ऊंचाई पर का है। जो पेड़ है, पेड़ की एक ऊंचाई से जो दो कोण बने हैं वो 30 और 45 है।
ये जमीन ले लो, ये मीनार, फिर ये मीनार 72 मीटर होगी, इसके शीर्ष से इमारत के ऊपर और नीचे ये इमारत, मीनार के शीर्ष से इमारत के ऊपर को देखते हैं तो बनने वाला कोण 30 का है। तीस का है। और अगर नीचे देखते हैं तो कोण 60 का है। ठीक है, 30 का और 60 के दो उन्नयन कोण है। एक मिनट पहले चित्र को ठीक करते हैं। 72 मीटर ऊंचे मीनार, ये 72 मीटर ऊंचा मीनार हो गया, के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 और 60 है। मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर नीचे से उन्नयन कोण से ये उन्नयन कोण हो गया, तो ये 60 हो गया, तो वो भी 60 हो गया, बात एक ही है। ये 60 हो गया, वो 30 हो गया। मीनार बड़ी नहीं है, कोण 30 का बन रहा है, इसका मतलब इमारत बड़ी है। एक मिनट, चित्र में गड़बड़ तो है। उन्नयन कोण दे रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है उन्नयन कोण, और हम जो कोण बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण उन्नयन है, दोनों के दोनों ही उन्नयन कोण है। तो चित्र ऐसा बनेगा जिससे दोनों कोण उन्नयन बने। मतलब ये डायग्राम, तो अगर मीनार को छोटा बनाते हैं, इमारत को बड़ा बनाते हैं, तो ये चित्र काम नहीं कर रहा। चेंज करो। इमारत को छोटा करें और मीनार को बड़ा करें। अब देखें, अगर फिर से क्वेश्चन को अब इस एंगल से पढ़ें तो 72 मीटर ऊंचे ये मीनार हो गया, ऊंचे मीनार के शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष हो गया, मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर, ये इमारत के ऊपर हो गया, से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से, ये नीचे से हो गया, ये उन्नयन कोण। अब ठीक है, अब दोनों उन्नयन कोण हो गए, है ना। अब दोनों के दोनों उन्नयन कोण हो गए, ये हो गया 30 का और वो हो गया 60 का। तो यही है डायग्राम बना के, सही डायग्राम जब तक नहीं बनता है तब तक ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, वरना पता नहीं लगता कि कौन सा सही है कौन सा, क्योंकि बताया हुआ तो है नहीं। हाँ, बाय ऑप्शन यहाँ देख सकते थे कि इमारत की जो ऊंचाइयां हैं वो सारी 72 से कम आ रही है, इसका मतलब मीनार छोटी है, सबके सब 72 से छोटी है, इसका मतलब इमारत छोटी है, मीनार बड़ी है। बाय ऑप्शन से तो ये लग रहा था, लेकिन डायग्राम वाइज भी पता लग रहा है कि हाँ
इमारत को छोटा होना पड़ेगा क्योंकि दोनों कोण उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे बनते हैं, तो दोनों कोण नीचे बनने चाहिए, तो इसलिए इमारत का छोटा रहना जरूरी है मीनार से। ठीक है ना। तो सही डायग्राम का कोई और ट्रिक तो है नहीं, है ना, सही डायग्राम का कोई ट्रिक नहीं है, बाकी बना बना के देखते जाओ तो ही पता चलता है कि कौन सा सही बन रहा है कौन गलत बन रहा है। अगर गलत बन रहा होगा तो पता लग जाता है कि हाँ यार उन्नयन कोण बन रहे थे, हम तो अवनमन कोण बना रहे हैं, हम तो ऊपर कोण बना रहे हैं, तो गलती तो है ही, तो उससे ठीक हो जाता है। अब ये 72 दिया हुआ है, हमें इमारत की ऊंचाई निकालनी है। अब हम इसे x मान लेते हैं, ये x ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं और ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बटा एक्स, और ए बी क्या है हमारा आधार, आधार बटा लंब, जो कि बन गया हमारा कोट, कोट 30 जो कि √3 होता है। ए बी हमारा आ गया x √3। अब बड़े वाले त्रिभुज से आ जाओ, ये तो त्रिभुज एबीसी से निकाल लिया हमने। अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम डी, इसका नाम ई। तो त्रिभुज ले लिए डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, और इसमें आ जाएगा हमारा आधार, आधार हमारा हो जाएगा डी बटा 72, आधार बटा लंब, और ये हो गया हमारा कोट 60, कोट 60 यानी 1/√3। तो हमारा डी बराबर आ गया 72 इंटू 1/√3। ए बी और डी बराबर है, ये 72/√3 है, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रख दो, एक्स का मान आ जाएगा। दोनों को बराबर रखने पर x √3 बराबर 72/√3, तो x का मान आ जाएगा 72/3 यानी 24। तो x का मान 24 आ गया, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 72 में से ये 24 माइनस कर दो, ये होगी 72 माइनस एक्स, मीनार की ऊंचाई 72 माइनस एक्स यानी 72 माइनस 24 48। तो मीनार पूरी, तो इस त्रिभुज में पूरी मीनार काम नहीं आती ना, जैसे भी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपकी पूरी मीनार काम नहीं आती। त्रिभुज अगर ए सी बी में आए इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में आपकी पूरी मीनार काम नहीं आती, बस इतना काम आता है ना, इतना काम आ रहा है ये, और ये 72 पूरा काम नहीं आएगा ना, तो आपको इतना सा चाहिए, तो आपने इतना सा निकाला। 72 तो 72 जिस त्रिभुज में 72 है तो उसमें 72 काम मिलेंगे। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज है, इसमें 72 क्या काम आएगी, इसमें तो ऊपर वाला उतना सा हिस्सा काम आएगा, तो उसको एक्स मान लिया। फिर एक्स मानने का फायदा एक ये भी हो गया, अगर उसको एक्स मानते हैं तो इस एक्स को घटाते ही मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो कुल मिला के इस एक्स को मानना है और एक्स को निकालना है, और एक्स को घटा देना है, इमारत की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन नंबर 70। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और जिस बिंदु से वृक्ष का शीर्ष भूमि से छूता है मध्य दूरी 2.5 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करिए। अच्छा, इमारत की ऊंचाई है वो। ये सवाल बहुत पुराना सवाल है, बहुत बहुत पुराना सवाल है। ये शायद हर 10वीं की किताब जिसमें ये डिस्टेंस और हाइट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये एक सवाल पक्का होता है। एक पेड़ है वो टूट गया और टूट के जमीन को छूता है और जहां छूता है उसकी दूरी इतनी है, तो बताओ पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में कैसे काम करता है ये कि भाई ये जमीन है, ये समतल है, यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है मान लो, और पेड़ जो है वो यहाँ से क्रैक होता है। अब यहाँ से क्रैक होगा तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे आके जमीन को छुएगा। पेड़ अलग नहीं हुआ है, पेड़ अलग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी पेड़ है और जो खड़ा है वो भी पेड़ है। ये दोनों पेड़ के टुकड़े हैं। अगर इसको एक्स नाम दे दूं, इसको वाई नाम दे दूं, तो पेड़ की लंबाई होगी एक्स प्लस वाई। ये पेड़ की लंबाई होगी। आगे ये कह रहा है कि ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है और पेड़ जहां टूट के जहां जमीन को छूता है वो 2.5 मीटर है। अब मुझे एक्स और वाई दोनों निकालने पड़ेंगे। एक्स भी निकालना होगा और वाई भी निकालना होगा, क्योंकि पूरे पेड़ की लंबाई एक्स प्लस वाई है। तो मुझे लंब भी निकालना है और मुझे कर्ण भी निकालना है। लंब और कर्ण दोनों निकालने हैं। आधार दिया है तो लंब बटा आधार, पहले लंब निकाल लो। लंब x है, आधार 2.5 है, लंब बटा आधार tan हो जाता है। ये हो गया tan 60, tan 60 यानी √3। x बराबर हो गया 2.5 गुणा √3, ये x हो गया। y और निकाल लो, y कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी सेक, सेक 60, सेक 60 का मान 2, कर्ण यानी y, आधार यानी 2.5 बराबर 2, तो y बराबर आ गया 5। पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई जो कि x प्लस वाई होगी, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 2.5 √3 प्लस 5। 2.5 को 5/2 लिख लो, 5/2 √3 प्लस 5, 5 कॉमन आ जाएगा और √3/2 यानी 1.732/2 प्लस 1, 0.86 प्लस 1, 5 गुणा 1.866, 30, 3, 9.33। तिरान में तो कोई सा भी नहीं आ रहा, मेरा 9 पॉइंट आ रहा है ना, कोई सा भी नहीं है ना ऐसा। तो ये 25 होता तो 93 में आ जाता, वरना 9.33 ही आएगा।
या तो 2.5 नहीं है, 25 है ये। है ना, चलो इसको 25 कर लो फिर, ताकि ये करेक्शन हो जाए। 25 कर लो, जैसे 25 करोगे, हैं 25 करते तो हमें सारे चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर 2.5 करते हैं तो ये 9 पॉइंट, ये तो नहीं आएगा लेकिन 9.33 आ जाएगा। चलो 25 होता तो 93.5 आ जाता। आंसर ही ठीक कर देते वरना बाकी सब में करेक्शन करना पड़ेगा। 25 होता तो 93.3 आ जाता, और 2.5 है तो 9.33 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है। जब इसकी चोटी से दूसरी मीनार की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों मीनारों के आधारों के मध्य दूरी 120 मीटर हो तो छोटे मीनार की ऊंचाई क्या होगी? डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ढंग से बनाना, क्योंकि मीनार मीनार ही है, बस एक मीनार दूसरी मीनार। ना कोण उन्नयन बन रहा है, कोण उन्नयन बन रहा है, यानी दूसरी मीनार को देख रहा है वो। उन्नयन कोण तो नीचे बनता है ना, जैसे हमने पिछला एक इमारत और मीनार वाला क्वेश्चन किया था, तो उन्नयन कोण बन रहा है मतलब नीचे कोण बन रहा है, यानी वो नीचे है। एक मीनार 300 मीटर है, जब इसकी चोटी से दूसरी मीनार की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 का बनता है। तो उन्नयन कोण 60 का बन रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन से पता चल रहा है कि दूसरी मीनार छोटी है। एक बड़ी है दूसरी छोटी है, तो बड़ी मीनार से छोटी मीनार को देखा जा रहा है, और उन्नयन कोण कितने का है? 60 का बनता है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी 120 मीटर है। छोटी मीनार की ऊंचाई याद करो। ये मीनार है जो कि 300 मीटर है। एक दूसरी मीनार है जो इससे छोटी है। अब क्वेश्चन के अनुसार इस बड़ी वाली मीनार की चोटी से दूसरी मीनार को देखा जाता है, तो जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है मतलब नीचे बनेगा, ये उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण 60 का है, ये 60 का हो गया।
ठीक है। और आधारों के मध्य दूरी, ये दोनों के आधार है, इनके बीच की दूरी 120 मीटर है। और छोटे मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। ये सवाल है। सही है। तो यहां से शुरू कर दें, इससे h मान लें, माना ये h है, ये h है तो ये भी h हो जाएगी, ये h हो जाएगी तो ये 300 माइनस h हो जाएगी। अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ। इस त्रिभुज में आधार निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, आधार है ए सी, आधार बटा लंब ए सी बटा 300 माइनस h बराबर हो गया कोट 60। कोट 60 का मान 1/√3। ए सी बराबर आ गया 300 माइनस h बटा √3। ये आपका ए सी आ गया। और चित्र के अनुसार ए सी और ए बी सी, इसका नाम डी रख लो। चित्र के अनुसार ए सी और डी बराबर है, ए सी और डी बराबर है। ए सी बराबर डी, ए सी ये रही 300 माइनस h बटा √3 और वो 120 है। तो 300 माइनस h गुणा √3, तो 120 गुणा √3 और h बराबर आ गया 300 माइनस 120 √3 बराबर h। पूरा मान ना निकाल के लगभग निकाल ले तो ये हो गया 120। √3 का मान होता है 1.7। 1.7 को अगर 1.5 ले लें, लगभग लगभग, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा गैप है, ऑप्शन में थोड़ा गैप है तो हम यूज कर सकते हैं 1.5। h बराबर 120, तो थोड़ा 120 से कम आएगा, यानी 112 के आसपास। ज्यादा अंतर आएगा ना, लगभग से काम चलेगा नहीं, लगभग से काम चलेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1.732 गुणा 120, 207.84।
ठीक है, अगला सवाल। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। एक भवन है उसके ऊपर, अच्छा, एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। मीनार के शिखर तथा पाद के बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 और 45 है। तो मीनार की ऊंचाई याद करिए। एक भवन के ऊपर मीनार खड़ी है। पाद का मतलब होता है जमीन, पैर। पाद का मतलब होता है पैर। जैसे कोई भवन है तो भवन जहां पे खड़ा है वो पाद कहलाता है, और जो ऊपर वाला है उसको शीश कहते हैं। शीश का मतलब सिर, शीश का मतलब सिर हो गया, पाद का मतलब पैर हो गए। तो पहले एक भवन है, ये लिया हमने भवन, जो कि 40 मीटर ऊंचा है। फिर जहां भवन खत्म होता है वहां से शुरू हो गई के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। फिर इसके ऊपर मीनार है, ये मीनार है। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि जमीन पर कोई पॉइंट है, जमीन पर कोई बिंदु है, नाम दे देते हैं पी। इस पी बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं, कोणों पे ध्यान दो। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर, ये रहा मीनार, ये रहा मीनार का शिखर। मीनार के शिखर से उन्नयन बनना है तो नीचे बनाना, अवनमन है तो ऊपर बनाना है। तो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर और पाद से, मीनार का शिखर और ये मीनार का पाद हो गया, से उस बिंदु के कौन से कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी ऊपर के साथ ये वाले कोण, ये कोण पहला कितना है 60, ये 60 है और ये 45 है। ये क्वेश्चन है। अवनमन कोण 60 और 45 है। अवनमन यानी ऊपर से, है ना। उन्नयन मतलब नीचे से, जो जमीन है जमीन के साथ कोण उन्नयन कोण, और ऊपर से कोण अवनमन कोण। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम देखें कि ये कोण अगर 60 का है तो ये कोण 60 का हो गया, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो ये भी 60 का हो गया, 60 60। ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। मीनार की ऊंचाई को h मान लो। अब आधार को 2 बार निकाल लो, फिर तुलना कर लो।
आधार 2 बार निकाल लो 2 त्रिभुजों में। त्रिभुज के नाम डाल देते हैं ए बी सी पी हो गया। तो पहले बड़े वाला त्रिभुज ले लो ए सी पी। त्रिभुज ए सी पी में आधार बटा लंब, आधार है हमारा सीपी, लंब है हमारा 40 प्लस एच, कोण है हमारा 60, कोट 60। कोट 60 का मान है 1/√3। ये सीपी आ गया है ना। अब सीपी को दोबारा निकाल लो, एक त्रिभुज में और चलो, छोटे वाले में, त्रिभुज बीसीपी में। इसमें भी सीपी निकालते हैं दोबारा से, सीपी बटा 40, आधार बटा लंब, कोट 45, सीपी बराबर हो गया 40। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करने पर सीपी बराबर सीपी, तो 40 प्लस एच बट्टा √3 बराबर 40। वज्र गुणा करने पर 40 प्लस एच बराबर 40 √3, एच बराबर 40 √3 माइनस 40, 40 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1, सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल 73। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 है। बिंदु बी जमीन की सतह पर है। मीनार के आधार से बिंदु बी की दूरी क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। ये भूमि या सतह हो गई, ये मीनार हो गई।
और मीनार जो है वो कितने 120 मीटर। अब यहाँ पे है कि मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। बिंदु बी से मीनार की चोटी का, यहाँ पे जमीन पर एक बिंदु बी है, उसका मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 75 डिग्री का है। मीनार के आधार से बिंदु की दूरी बताइए, ये दूरी हमें बतानी है। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ले लिया लंब, हाँ, आधार निकालने, आधार बटा लंब। आधार हो गया हमारा BC, लंब हमारा हो गया 120, आधार बटा लंब कोट हो गया, ये हो गया कोट 75। कोट 75 का मान निकाल के लाते हैं, पहले कितना होता है, tan 75 का मान निकाल लेते हैं, फिर उसे चेंज करके उल्टा करके कोट 75 कर लेंगे। और tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। 75 का मान तो नहीं होता, 45 प्लस 30 लिख देते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं tan A प्लस बी का। tan A प्लस बी बराबर tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A tan B। tan A tan B, tan 45 tan 30 बटा 1 माइनस tan 45 tan 30। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 गुना 1 बटा अंडर रूट 3। लघुत्तम लेने पर अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको कोट में ये मान उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर और अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे, है ना। कोट में ये उल्टा हो जाएगा कि tan 75 का है, हमें कोट 75 चाहिए, तो उल्टा कर देंगे, तो BC बराबर आ जाएगा 120 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। परिमेयकरण कर दो, थोड़ा सरल हो जाए। अंडर रूट 3 माइनस 1 से गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 का भाग, ऊपर हो गया 120 अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया A प्लस बी A माइनस बी, तो 3 माइनस 1, 2 से कट गया 60, 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 120 वापस से 2 माइनस अंडर रूट 3, 120 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक घर की चोटी पर एक खंबा खड़ा है, एक घर की चोटी है, उसके ऊपर एक खंबा खड़ा हुआ है, यानी घर है और घर के ऊपर खंबा है। घर की ऊंचाई, जो घर है उसकी ऊंचाई तो 25 मीटर है। बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से खंबे की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। P भूमि पर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, पहले घर है, घर के ऊपर खंबा है। ये घर है और घर कितना है, 25 मीटर। उसके ऊपर खंबा लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई बताई नहीं गई। जमीन पर कोई बिंदु P बताया गया है, ये P हो गया। P से कह रहा है कि जो घर की चोटी है, घर की चोटी ये रही, घर की चोटी से जो उन्नयन कोण है वो 45 है। घर की चोटी से उन्नयन कोण 45 है और जो खंबा है उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 है। ये 60 है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो खंबे को H मान लिया। अब आधार को हम 2 बार निकाल लेंगे। आधार को 2 बार निकाल लेंगे, एक बार छोटे वाले त्रिभुज से, एक बार बड़े वाले त्रिभुज से। पहले छोटा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज PQR ले लिया, इसमें आधार निकाल लो, PQ बटा QR, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हो गया हमारा कोट, कोट 45। आधार PQ, लंब 25, कोट 45 का मान 1, PQ बराबर 25। PQ 25 आ गया, है ना। अब दोबारा से चलते हैं, अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। बड़ा त्रिभुज ले लो PQS, इसमें भी आधार बटा लंब। इसका आधार है PQ, लंब है QS, और ये हो गया कोट, कोट 60। आधार यानी PQ और QS यानी 25 प्लस H इंटू 1/√3। PQ बराबर है, दोनों की तुलना कर लो। एक हो गया 25 प्लस H बटा √3 और एक है 25 बराबर में 25 आ गया। वज्र गुणा कर लो, 25 प्लस H बराबर 25 √3 और H बराबर आ जाएगा 25 √3 माइनस 25 और H बराबर आ जाएगा 25 कॉमन √3 माइनस 1। ये आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, जब 45 डिग्री का कोण होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और tan 45 का मान 1 होने से लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। तो इसका फायदा उठा सकते हो कि 45 का कोण बन रहा है तो ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा होगी। जब भी 45 का कोण त्रिभुज में बनता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः X तथा Y दूरी पर है तथा एक सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P और Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है
मतलब दोनों का कोण को जोड़ 90 है। तो बताइए इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। देखो जब पढ़ाई करो ना, ज्यादा सोचा करो मत। ज्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा आपको पढ़ाई से दूर करने का। ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपका दिमाग को ये चीजें पसंद नहीं आती। आपके दिमाग को, हमारा दिमाग इस तरीके से, ब्रेन जो है ना वो इस तरीके से बना हुआ है, वो डिस्ट्रक्टिव है ना। उसे वो चीजें चाहिए जो कोई काम की नहीं है, जो अर्थहीन है, जिनसे नुकसान ही हो सकता है आपका। कोई भी आप अच्छी चीज देखिए जिसके ऊपर आपका मन लगेगा। क्या क्या आप हेल्दी खाना खाना चाहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्या आप जल्दी उठना चाहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्या आप एक्सरसाइज करना चाहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? मजा नहीं आता। क्या आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहेंगे? बोलो मजा नहीं आता। तो कोई भी चीज देखिए, जो चीज अच्छी है उसका पहला पैमाना तो यही है कि वो आपको पसंद नहीं आएगी। जो भी चीज अच्छी है उठा के देखें, जो चीज भी आपको फायदा पहुंचाती है वो चीज कभी पसंद नहीं आती। और जो पसंद आती है इसका मतलब वो फायदा नहीं पहुंचाती, है ना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है चीजों के साथ। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि दिमाग को ज्यादा जगह मत दीजिए, वरना दिमाग क्या करेगा, दिमाग उस चीज से आपको स्किप कर देगा और बाहर ले जाएगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग बार बार नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये आप ये नहीं पूछे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आप ये पूछे कि पढ़ना छोड़ दूं, बंद कर दूं पढ़ना, पढ़ना बंद कर दूं। एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन में टाइम है तो मैं थोड़े दिन पढ़ना बंद कर देता हूँ, मैं थोड़े दिन पढ़ना छोड़ देता हूँ, है ना। एक्चुअल में सवाल ये है, सही सवाल जो पीछे छुपा हुआ है वो ये है कि अगर नोटिफिकेशन में देरी है तो अब पढ़ना छोड़ देते हैं, 10-15 दिन गैप ले लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। सही सवाल ये है, ना कि वो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा इस बात का क्या इंटरेस्ट है? और चलो है भी तो अभी पढ़ाई से क्या लेना देना है? तो पढ़ाई से तो कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई तो करनी है। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, इसका मतलब क्वेश्चन नोटिफिकेशन की डेट जानने का नहीं है, बल्कि ये जानने का है कि अगर टाइम ज्यादा है तो भी छोड़ देते हैं पढ़ाई, और ज्यादा अभी जल्दी आ जाता है तब तो पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। और अगर टाइम है, मान लीजिए दिसंबर है, तो अभी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, महीना 2 महीना रहने देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। और एक चीज और है, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो हर कोई पढ़ता है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन सिलेक्शन फिर किसी का भी नहीं आएगा। नोटिफिकेशन जब नहीं होता है तब आप लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन तो इससे बनता है। तो अब जो पढ़ रहे हो बिना नोटिफिकेशन के, सिलेक्शन तो ये तैयार करता है, ना कि वो। नोटिफिकेशन के बाद कौन नहीं पढ़ता? हर कोई पढ़ता है। अभी कौन है? अभी कोई नहीं पढ़ेगा, अभी हर कोई चला गया। नोटिफिकेशन की खबर आई थी, नोटिफिकेशन की खबर आती है वो आके पढ़ने लग जाते हैं, फिर नोटिफिकेशन की खबर थोड़े दिनों में कमजोर पड़ती है वो फिर गायब हो जाते हैं, फिर नोटिफिकेशन की खबर आती है फिर 10 दिन पढ़ने लग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो पढ़ रहा है, क्या उम्मीद करते हो उनसे आप? क्या वो रिजल्ट बनाएंगे? क्या वो सिलेक्शन के दावेदार है? नहीं। उनका मन ही काबू नहीं है। जिनका मन काबू नहीं है उनके रिजल्ट काबू कैसे हो सकते हैं? तो रिजल्ट भी नहीं बनाते वो लोग, वो सिर्फ आते जाते आते जाते आते जाते। वो उन लोगों को शुक्रगुजार हम लोगों की तरफ से है कि भी वो लोग जो होते हैं, है ना, वो लोग आते जाते रहते हैं तो हमारी संस्थाएं चलती रहती है। वरना संस्थाएं ना चले तो वो लोग आते जाते रहते हैं, कोर्स खरीदते रहते हैं, तो हमारा धंधा भी चलता रहता है।
तो हमारे वो प्राण वायु है एक प्रकार की, जिनकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। वो रिजल्ट नहीं देते। और फिर एक बात है, अब जो लोग पढ़ने वाले हैं वो तो एक बार सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं यही हमारे पास कई बार आएंगे, यही लोग हमारे पास कई बार आएंगे। अब जो डिसकंटिन्यू है वो क्या होगा, वो इस बार की भर्ती देखेगा, नहीं होगा, अगली बार फिर आएगा, फिर पैसे देके जाएगा, अगली भर्ती में फिर आएगा, फिर पैसे देके जाएगा। तो कई भर्तियों में देके जाएगा। अब थे एक बार आओगा, अब थे पढ़ने टाबर एक बार आओगा, सिलेक्शन ले लोगा, बह गया, दिखो ही को नहीं। पर बे टाबर मारा टाबर है, बे सही में मारा टाबर है, बेवान हमारी फिक्र है, हमारी चिंता है कि गुरु जी को घर क्या चाह ली, है ना, बाने हमारी चिंता है कि गुरु जी को घर क्या चाह ली, गुरु जी आपका टाबरा ने क्या पाल सी। तो बे ई खातर बे रेगुलर कौन पढ़े, ताकि गुरु जी को घर चालते रहे। अब थे एक बार में सिलेक्शन दे बे गया, है ना। तो इसलिए हमारे लिए बे ठीक है, सम्माननीय बच्चा बे है, जिका कदे कदे आवे, फिर चला जावे, फिर आ जावे। ठीक है ना। टाबर का मतलब होता है बच्चे, ये मारवाड़ी शब्द है, टाबर को बच्चा कहते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अच्छा, दोनों की गुणा कर लो। तो h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। तो आवाज नहीं आई, वो एक बार दोबारा देख लो कि भाई ये जो है ना, ये h हो गया हमारा, हाइट h हो गया, ये हमारा एक बिंदु P हो गया और ये Q हो गया। P बिंदु x दूरी पर, एक बिंदु x दूरी पर है, एक बिंदु y दूरी पर है, एक x पर और एक y पर। एक कोण थीटा बना रहा है, एक 90 माइनस थीटा बना रहा है, ऊंचाई h मान ली। तो एक बार तो ये वाला त्रिभुज ले लिया, लंब बटा आधार इसमें लगा दिया। एक बार ये बड़े वाला त्रिभुज ले लिया,
इसमें लंबट आधार निकाल दिए, तो h का मान 2 बार निकाल दिया, दोनों की गुणा कर दी, तो ये चीज आ गई, h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद जो हमने किया था वो भी यही था। एक 90 माइनस ये रहा, ये था क्वेश्चन नंबर 58। ये भी अब सवाल वही घूमते रहेंगे आगे से, और क्या हो सकता है, यही सवाल घूमते फिरते रहते हैं। यही था 72 और 128, और आंसर आया था अंडर रूट 72 गुणा 128, है ना। तो ये सेम सवाल वापस आ गया। अच्छा, मारवाड़ी अच्छे, नहीं वही बता रहा हूँ, अगर मन नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ, और सालों सालों तक आपके साथ हैं। जिनका मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, और आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, चलते रहेंगे, हमारा भी चलता रहेगा और आपका भी चलता रहेगा। तो जो हमारे दिन का मन नहीं लग रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, यूं समझिए कि आप किसी का घर चला रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को सम्मानित महसूस करिए। जब मन नहीं लग रहा है तो, अगर मन लग रहा है तो फिर वैसे ठीक है, अपना कल्याण करेंगे, और मन नहीं लग रहा तो हमारा कल्याण करेंगे। तो दोनों ही केस में आप किसी न किसी का कल्याण करेंगे। अगर मन लग रहा है तो खुद का कल्याण करोगे, मन नहीं लग रहा है तो हमारा भला कर रहे हो, भला तो हो ही रहा है, किसी का भी हो चाहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, इसी के साथ आज के क्लास को विराम देते हैं, और आगे इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ और क्वेश्चन भी लाएंगे जो कोणों से रिलेटेड सवाल होते हैं उनके ऊपर काम करेंगे। बस पढ़ना सीखे, टेंशन ये मत करिए कोर्स होएगा नहीं होएगा, कोर्स मत तो, आधा कोर्स तो होगा, सिलेक्शन आधे में भी आ जाएगा, सिलेक्शन आधे में भी आ जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं कि कोर्स पूरा करना, आते ही टेंशन शुरू कर देते तो इंपॉर्टेंट ये काम नहीं कि कोर्स पूरा होगा, इंपॉर्टेंट ये कि सिलेक्शन कैसे आएगा, और सिलेक्शन में कोर्स की कोई अहमियत नहीं है। कोर्स पूरा हो इस बात से सिलेक्शन नहीं आता, जितना आधा सिलेबस भी अगर आप करते हो और सही से करते हो, अच्छे से करते हो, अच्छे से आपको आता है तो सिलेक्शन आ जाता है, आधे में आ जाता है सिलेक्शन, पूरे सिलेबस की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिलेबस पूरा करोगे तो सिलेक्शन नहीं आएगा, बस सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा। सिलेक्शन पढ़ाई से आएगा, समझदारी से आएगा, और समझदारी कहती है कि जितना पचा सकते हो उतना पढ़ो, है ना। ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा ताकत आएगी, तो फिर बस वही गलत है, जो फंडामेंटली गलत है, कि भाई ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है। ऑब्वियसली बात है, कम खाने से भी, ज्यादा खाने से दोनों नुकसानदायक है। तो क्या करना होता है, सही सही खाना होता है, तो सिलेबस को भी उतना ही खाना होता है जितना वो कारगर होता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बात सिलेक्शन की करो, बात सिलेबस की मत करो कि सिलेबस पूरा हो गया। सिलेबस तो सदियों से पूरा हो रहा है। सिलेबस तो आप जब स्कूलों में पढ़ते थे, जब आप कॉलेजों में पढ़ते थे, हर समय पूरा हुआ था, लेकिन क्या फायदा हुआ, वो आप खुद देख सकते हैं। सिलेबस तो हर बार पूरा हुआ है, कई बार तो समय से पहले ही पूरा हुआ है, लेकिन पूरा होने का फायदा नहीं। फायदा उसी साल आपको मिला है जिस साल आपने सिलेबस के कम हिस्से को पढ़ा लेकिन अच्छे से पढ़ा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलो मिलते हैं।